राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन पर प्रस्तुत है केजीएमयू के हिमेटोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता अदिति अग्रवाल। राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2047 से पहले भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल रोग को खत्म करना है। सिकल सेल रोग क्या है, ये भारत में कितना व्यापक है और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम इनका इलाज और रोकथाम कर सकते हैं। आज की सामयिक चर्चा में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के हेमेटोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद वर्मा। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो भारत के कई आदिवासी समूहों में व्यापक है। यह बीमारी गैर आदिवासियों में भी पाई जाती है। कृपया हमें इस समस्या और इसके कारणों के बारे में बताएं। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि भारत में जो आदिवासी समूह है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसमें बहुत कॉमन है। और इसके अलावा नॉन ट्राइबल जो जनरल पॉपुलेशन है, जो जनरल पब्लिक है, उसमें भी सिकल सेल एनीमिया के केसेस होते हैं। तो ये बीमारी अगर मैं बात करूं जेनेटिक लेवल पे, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन जीन से मिलकर बना होता है। तो जो ग्लोबिन जीन है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को डिसाइड करता है, उसमें से कुछ म्यूटेशन होने के कारण, वहां पे कुछ गड़बड़ी होने के कारण एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एक खराब टाइप का हीमोग्लोबिन बनता है जिसको HbS कहते हैं, हीमोग्लोबिन S कहते हैं। जहां शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, इस हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं जो कि नॉर्मली डिस्क शेप की होती हैं, वो हंसियाकार हो जाती हैं, सिकल शेप हो जाती हैं और उनका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण से जब पतले ब्लड वेसल्स के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वहां पे ये सेल्स जब जाती हैं, ये डिफॉर्म नहीं हो पाती, अपने आप को डिफॉर्म नहीं कर पाती हैं और नसों में ब्लॉकेज पैदा होता है, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई जो ऑर्गन्स में और बोन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो हैम्पर हो सकती है और इसी कारण से सिकल सेल एनीमिया के ज्यादातर लक्षण और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जी सर, ये बीमारी भारत में कहाँ और किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है? ये जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे ज्यादा कॉमन है, लेकिन हम अगर स्टेट वाइज बात करें तो जो सिकल सेल पॉपुलेशन है वो हमारा सेंट्रल जो मध्य भारत है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा तमिलनाडु, फिर अगर हम चलें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र है और बिहार, झारखंड का क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ जो बेल्ट है वो यूपी में भी, हालांकि बहुत कम संख्या में सिकल सेल एनीमिया के मरीज हैं, लेकिन जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे ये मिलता है। जी, ये बीमारी लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करती है। सर, इसके क्या लक्षण होते हैं? लाल रक्त कणिकाओं में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण लाल रक्त कणिकाएं जो है, हमारा जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो शरीर के विभिन्न अंगों में देने में सक्षम हो जाती हैं, उनका शेप बदल जाता है, हंसियाकार हो जाती हैं या अर्धचंद्राकार हो जाती हैं और ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारी रक्त की नलियां हैं उनके अंदर इनसे जाके ब्लॉकेज होता है और जो ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। साथ में ये चूंकि एबनॉर्मल सेल्स होती हैं तो ये जल्दी टूट भी जाती हैं। हम लाल रक्त कणिकाओं का लाइफ स्पान देखें तो 120 दिन का होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पान घट के 10 से 20 दिन का सिर्फ रह जाता है। तो जिसके कारण से पहली जो चीज होती है वो एनीमिया होती है, खून की कमी होती है। खून की कमी होने के कारण शरीर में थकावट, सुस्तीपन, ये सब लक्षण रहते हैं और कभी कभी ज्यादा खून कम होता है तो ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है। इसके अलावा चूंकि नसें सारे ऑर्गन्स को हमारे ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, तो जैसे कि बोन्स के अंदर अगर ये ब्लॉकेज बार बार होता है तो इसके कारण बोन पेन होता है। तो बोन पेन जो होता है सिकल सेल एनीमिया का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। 80 to 90% पेशेंट्स में ये बोन पेन वाले लक्षण होते हैं, जिसमें हाथ में, पैर में, जोड़ों में दर्द की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ये और लक्षण जो होते हैं, इसमें चूंकि खून टूटता है बार बार तो इसके कारण से जॉन्डिस रहता, पीलिया हो सकता है। तो बार बार पीलिया होना या बहुत कम उम्र में पथरी, पित्त की थैली में पथरी बन जाना, ये लक्षण भी इस बीमारी के इंपॉर्टेंट लक्षण है। साथ ही साथ इसके और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं सिकल सेल एनीमिया के कारण, जैसे कि एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, मतलब कि जैसे अगर हमारे जो फेफड़ों के अंदर जो नसें हैं उसमें ब्लॉकिंग होती है तो उसके कारण से सांस फूलना, सीने में दर्द होना, ऑक्सीजन की कमी, तो ये दिक्कत होती है, उसको एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमारे जो अंग हैं जैसे लीवर है और स्प्लीन है, इसके अंदर जो हमारी ब्लड की नलिकाएं हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको हम लोग क्राइसिस कहते हैं। तो स्प्लीनिक क्राइसिस या हिपेटिक क्राइसिस, इस तरह की कंडीशन भी इसमें होती है, जिसमें मरीज हमारे पास पेट में सीवियर पेन, अत्यधिक दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। छोटे बच्चों में या जो हमारे एडोलेसेंट जो पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, उनमें कभी कभी जो है ब्रेन के अंदर जो नसें हैं उनमें क्लॉटिंग होने के कारण कभी कभी स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे कि हाथ पैर में कमजोरी आना, सिर दर्द और बार बार सीजर्स आना, झटके आना या बेहोशी आना, इस तरह की सिचुएशन भी
होती है। इसलिए जो छोटे बच्चे हमारे पास इस तरह की स्थिति में आते हैं स्ट्रोक लेके, तो उनमें सिकल सेल के लिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जो बहुत कॉमन है। जी सर, क्या ये एक प्रिवेंटिव डिजीज है? यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक प्रिवेंटिव डिजीज है। जैसा कि हमने बताया कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इसमें जो सिकल जीन होता है उसमें म्यूटेशन के कारण ये हीमोग्लोबिन एस या सिकल हीमोग्लोबिन पैदा होता है। और जो हमारे पेशेंट हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक पेशेंट वो हैं जिनमें सिकल सेल डिजीज जो एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं होमोजाइगस सिकल सेल। और एक पेशेंट वो होते हैं जिनमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन के साथ साथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिकल सेल ट्रेट। तो हमें जो सिकल सेल होमोजाइगस और सिकल सेल ट्रेट दोनों जो पेशेंट हैं उनको समय से पहचानना, जिसके कारण से हम उनको पहचान के उनकी जांच करके उनकी डायग्नोसिस बन सके और हम आगे उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें कि जो सिकल सेल डिजीज से या सिकल सेल ट्रेट से जो ग्रसित हैं उनका आगे लाइफ में अगर मैरिज होती है या शादी होती है तो सिकल सेल ट्रेट या डिजीज वाले पेशेंट से ना हो, जिससे कि इस बीमारी को आगे बच्चों में जाने से रोका जा सके। और उसका सबसे अच्छा तरीका स्क्रीनिंग है, क्योंकि सिकल सेल ट्रेट के ज्यादातर मरीज जो है उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बन रहा है और थोड़ा सिकल हीमोग्लोबिन भी बन रहा है, तो उसके मिक्सिंग के कारण उनके ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनको पहचानना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो हाई प्रिवेलेंस एरियाज हैं जहां पे सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिजीज का प्रिवेलेंस ज्यादा है, जैसे कि हमने अभी बात की कि ट्राइबल एरियाज हैं या जो हमारे जो डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज हैं जहां पे हमारे सिकल सेल के पेशेंट्स रिपोर्टेड हैं, वहां पे एक एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला के उन सबको डिटेक्ट करना और उनको लेबल करना, जिससे कि फर्दर हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। सर, जो जैसा आपने बताया कि स्क्रीनिंग जो है इसमें बहुत मददगार साबित होती है, तो प्रिवेंट करने के लिए परामर्श किस तरह से हमें कारगर साबित होगा? इसके लिए हमें प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर पर तीनों जगह ही इस चीज को सुदृढ़ करने की जरूरत है, और स्पेशली हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पे, क्योंकि देखिए वहां पेशेंट सबसे पहले जाता है और वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो हमारे फिजिशियन और जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो पॉपुलेशन जो है उसके डायरेक्ट टच में है या नियर बाई है। तो वहां पे जो हमारी जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है उसके बारे में अवेयरनेस पूरे पॉपुलेशन में देना, जिससे कि लोग स्क्रीनिंग के लिए आ सकें। स्पेशली जो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए वो हमारा टारगेट है जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनमें प्री मैरिटल या प्री प्रेगनेंसी अगर स्क्रीनिंग किया जाए तो हम इस डिजीज को, अगर वो ट्रेट भी है तो पकड़ सकते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। जी सर, जिन लोगों को ये बीमारी है उनके लिए इसका क्या इलाज उपलब्ध है? जो सिकल सेल ट्रेट जिसमें कोई बहुत खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, जनरली उनकी लाइफ नॉर्मल होती है, उनको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती जनरली, और कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे सिकल सेल डिजीज जो है, जिनको होमोजाइगस सिकल सेल कहते हैं, जिसमें एनीमिया और ये सारे लक्षण जो हमने बताया कि बोन पेन और क्राइसिस और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर खून की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से दो फायदे हैं, एक तो जो एनीमिया करेक्ट होता है, दूसरा ट्रांसफ्यूजन का फायदा यह है कि जो सिकल हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर है, जब हम ब्लड चढ़ाते हैं तो उस सिकल हीमोग्लोबिन की मात्रा डाइल्यूट हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके कारण जो क्राइसिस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या जो स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स है उसको भी घटाया जा सकता है। स्पेशली जो बच्चे हैं, हाई रिस्क जो बच्चे हैं जिनमें हाई रिस्क है, जो कि हम पता लगाते हैं उनके छोटे बच्चों का एक डॉपलर स्कैन अल्ट्रासाउंड करके हेड का, और उसमें पता लगाया जाता है कि क्या वो हाई रिस्क पे हैं ब्रेन के अंदर स्ट्रोक होने के। अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनमें प्रोफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन, मतलब समय समय पर अपने आप ही ट्रांसफ्यूजन अगर हम दें तो उसको कम किया जा सकता है। तो पहला तो ट्रांसफ्यूजन हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो ये सिकलिंग हो रही है, जो हमारी जो सेल्स जो नॉर्मल से हंसियाकार जो सिकल सेल में चेंज हो जा रही है सिकल हीमोग्लोबिन के कारण, तो उसके प्रभाव को कम किया जाए। जिन लोगों को ये बीमारी की डायग्नोसिस हो जाती है वो पहले मेडिकल एक्सपर्ट से मिलके और उनकी सलाह से ही जो भी दवाई लेनी हो लें। और एक बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग है जो सिकल सेल डिजीज के पेशेंट में यूज होती है, हाइड्रोक्सी यूरिया, तो उसको डॉक्टर की सलाह से जो भी मात्रा बताई जाए उस मात्रा में लें। साथ में रेगुलर फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है, क्योंकि जो सेल्स टूटती हैं ब्लड की सेल्स, तो रेगुलर हमें फोलिक एसिड के सपोर्ट की जरूरत होती है। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन ना होने दें, तो हाइड्रेशन के लिए कम से कम 8 से 10 गिलास पानी 24 घंटे में पीना है। एक्सेसिव हीट और डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है। जी,
भारत में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए प्रौद्योगिकी में क्या प्रगति हुई है? इस तरह की दवाइयां आ रही हैं जो पेन क्राइसिस को और जो सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस है उसको काफी कम कर रहे हैं। स्पेशली उनमें भी जिन लोगों में हाइड्रोक्सीयूरिया लेने के बावजूद भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं या बार बार क्राइसिस हो रहा है तो उनमें अगर हम इन दवाइयों को ऐड करते हैं तो उससे और इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो रिसर्च मोड पे चल रहा है अभी उसमें एक जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी में हम लोग ये करते हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं पेशेंट के उसको बाहर प्रयोगशाला में लेके उसको ऐसे चेंज करते हैं, उसमें ऐसा जीन डालते हैं जिससे कि जो हमारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है उसकी जगह नॉर्मल हीमोग्लोबिन बने। जी, भारत का लक्ष्य 2047 से पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल रोग को खत्म करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या उपाय किए जा रहे हैं? 2047 तक डिजीज का जो ट्रांसमिशन है उसका उन्मूलन करना है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 को एक मिशन का शुभारंभ किया था, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर लगभग 7 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग होना है और पिछले 1 साल में लगभग 1 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है। और जो लोगों का स्क्रीनिंग हो रहा है उनकी पहचान करके उनको एक सिकल सेल का आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके हिसाब से पता लग सकता है कि ये सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिजीज से ग्रसित हैं। और उस हिसाब से अगर वो मैरिज के लिए जाते हैं तो दूसरा पार्टनर है उसका कार्ड देख के और इनका कार्ड मैच करके ये पता लगा सकता है कि ये कॉम्पेटिबल है, ये मैरिज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और फर्दर उसको ट्रांसमिशन के लिए अगर अवॉइड करना है तो वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो NHM की तरफ से चल रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो दूसरे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें हमारे ऑलरेडी हेल्थ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उन्हीं को फर्दर ट्रेन करके सिकल सेल डिजीज के बारे में, सिम्टम्स के बारे में अवेयर करके जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उन्हीं के थ्रू सोसाइटी में जो डिजिटल एरियाज है उसमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे कि इजी वे में हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर सकें और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को डिटेक्ट कर सकें। जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने में हितधारक बन सकें? इस डिजीज में 2 चीजें हैं। एक तो जो डिजीज से ऑलरेडी ग्रसित हैं जिनमें ये सिम्टम्स हैं, एनीमिया, हड्डियों में बार बार दर्द होना, और जो क्राइसिस वाले एपिसोड मैंने बताया, चेस्ट पेन है, एब्डोमिनल पेन, स्प्लिनिक क्राइसिस और स्ट्रोक की प्रॉब्लम, यंग एज में स्ट्रोक होना, तो ये सब लक्षण जो है वो सिकल सेल डिजीज के हो सकते हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस जरूरी है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के लक्षणों से ग्रसित है या अगर फैमिली में इस तरह की कोई हिस्ट्री है तो उनको इससे संबंधित जांच कराना चाहिए। इसकी जांच बहुत सिंपल होती है। नॉर्मल हम लोग CBC करके हीमोग्लोबिन TLC प्लेटलेट तो स्टडी करते हैं, साथ में एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC, जो कि रूटीनली थैलेसीमिया में भी वही टेस्ट किया जाता है। वो एक ऐसा टेस्ट है जो थैलेसीमिया और सिकल सेल को दोनों को बहुत इजीली डायग्नोज कर सकता है। तो वो टेस्ट कराकर और डायग्नोसिस बना के आगे का स्ट्रेटजी फिर उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। आकाशवाणी से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन पर KGMU के हेमेटोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता अदिति अग्रवाल।